हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, हम लोग स्टडी आईक्यू की बुक से अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में। और ये चैप्टर एक्सटेंशन है चैप्टर नंबर 12 की। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर बात करी थी, जब कांग्रेस की नींव जब रखी गई थी, उसका जब फाउंडेशन ले डाउन करा गया था कुछ लीडर्स के द्वारा, और ऑब्वियसली बात है उसके जो प्रोमिनेंट फाउंडर है वो तो एओ ह्यूम है, वो आपको पता ही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तानियों की, जो हिंदुस्तानी मेंबर्स थे कांग्रेस के अंदर, तो वहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है कि कांग्रेस के 3 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं आप लोग मुझे बताओ। सबसे पहला कौन सा फेज चलता है? मॉडरेट फेज। कब से कब तक चलता है? कब से कब तक चलता है? 1905, है ना। उसके बाद कौन सा फेज चलता है? 20 तक। कौन सा फेज? एक्सट्रीमिस्ट का फेज। उसके बाद गांधी जी इंडिया में आ जाते हैं। फिर जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती है तब तक कौन सा फेज चलता है? गांधीयन फेज। ठीक है। 3 फेज है इंडियन नेशनल मूवमेंट के। अब देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट की ना एक प्रिसाइज डेट नहीं बोली जा सकती है शाइनी, है ना। हम लोग नहीं बोल सकते कि इस दिन इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गई थी। देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट तो शाइनी, फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति भी वही थी, और उससे पहले जो पॉपुलर रेजिस्टेंस अलग अलग जगह पर होती थी वो भी वो थी। क्योंकि श्रेया, जरूरी नहीं है ना कि पूरा देश आग बबूला होकर एक साथ सड़कों पर दिखे तो ही हम उसको इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलेंगे। अगर अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए लोग छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, तो एक वो जो चिंगारी हैं छोटी छोटी अलग अलग जगह में, भले ही वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बुझा दी जा रही हैं। आप समझ रहे हो ना मैं चिंगारियां किसको कह रहा हूँ यहाँ पर? पॉपुलर रेजिस्टेंस को, रेबिलियन को, अपराइजिंग्स को, छोटी छोटी भिड़प जो रिवोल्ट्स हो रहे थे अंग्रेजों के साथ, है ना। अगर ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं जो लोगों के द्वारा करे जा रहे हैं, क्या ये नहीं है इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट? बताओ। जिसके मतलब एक बार बताओ, मॉडरेट्स के दिमाग में ही आया क्या शाइनी कांग्रेस की नींव रखने के बाद कि अंग्रेजों को देश से निकालना है? इससे पहले किसी ने ऐसा रेबिलियन रिवोल्ट नहीं करे थे क्या छोटे लेवल पर? कभी ट्राइबल्स के दिमाग में कभी नहीं आया कि अंग्रेजों को निकालना है? उन्होंने कुछ प्रयास नहीं करे? करे ना, बिल्कुल करे। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूंगा, अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस के लिए ठीक है कि आप कोई भी फिक्स डेट और प्रिसाइज डेट को तो छोड़ी दो, फेज की बात करते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर फेज को इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलना है तो वीडी सावरकर ने किसको बोला था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? 1857 के रिवोल्ट को, है ना। तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, अगर बात होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की कि भारत को स्वतंत्र करवाना है, तो उसके लिए पैन इंडिया लेवल पर जो एक वॉइस आई, पैन इंडिया लेवल पर मतलब सबकी वॉइस हमें देखने को मिली, वो देखने को मिलती है हमें कांग्रेस की फाउंडेशन के बाद ही। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना। कांग्रेस की जब नींव रखी गई तो उसके अंदर सारे लोग देश के एक साथ आ सकते थे। और कांग्रेस को कैसा कोलिजन बोला जाता है श्रेया? कैसा ऑर्गेनाइजेशन है वो? कल 2 टर्म दी थी मैंने आपको, रेनबो लाइक कोलिजन और अम्ब्रेला कोलिजन। ऐसा क्यों? रेनबो लाइक कोलिजन क्यों? कांग्रेस के अंदर जितनी डाइवर्सिटी थी बाकी आपको किसी भी प्रोविंशियल एसोसिएशन के अंदर देखने को मिल रही थी ये, है ना। जो बंगाल में थे, बॉम्बे में थे, मद्रास में थे, पूना सार्वजनिक सभा, है ना, बंगाल नेटिव एसोसिएशन, इनमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था आपको? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये चीज कांग्रेस को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाती थी, राइट। अब कांग्रेस की जब शुरुआत हुई, प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा बस मैं 2 मिनट और लूंगा आपके। जब कांग्रेस की जब शुरुआत हुई, तो जो कांग्रेस के जो नेता थे वो कैसा रवैया अपनाते थे अंग्रेजों से अपनी कोई भी दरख्वास्त करने को? प्रेयर्स, पिटिशंस, प्लीड्स, रिक्वेस्ट वगैरह ऐसा रवैया अपनाते थे। यानी कि वो नरम दल के नेता थे। हिंदी में ना मॉडरेट्स को अगर आप सर्च करोगे ना कभी भी गूगल पर, तो ठकुरन यही आएगा कि मॉडरेट्स इज इक्वल टू नरम दल के नेता। और श्रेया, गूगल बताता है हिंदी में टाइप करने पर एक्सट्रीमिस्ट को, या हिंदी की किताबों में होता है गरम दल के नेता। ठीक है। तो बाय दिस गरम दल या फिर नरम दल, अप्रोच ही मॉडरेट है। मॉडरेट अप्रोच कभी रेवोल्यूशनरी या रेडिकल होती है, एग्रेसिव होती है। मॉडरेट वर्ड का मतलब ये होता है कभी भी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। मॉडरेट में आप एक तरीके से बहुत पैसिव तरीके से, पैसिव भी नहीं मतलब बहुत काम तरीके से आप चलते हो, और आप फूक फूक कर कदम रखते हो, राइट। जबकि आप अगर कभी भी किसी चीज में एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल होते हो, तो आप हो सकता है कि, हो नहीं सकता, आप एग्रेसिव होते होगे। हो सकता है कि आप एग्रेसिव अपना स्टैंड अपनाओ, प्लस उस एग्रेसिव
एग्रेसिव होने के चक्कर में आप मिलिटेंट बन जाओ। मिलिटेंट का मतलब क्या होता है, आप एग्रेसिव हो, वायलेंस का रास्ता अपनाते हो, वो चलो ठीक है, चीज़ें ठीक है। लेकिन मिलिटेंट बनने का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, प्रशासन के खिलाफ हथियार उठा लोगे। मतलब यू विल यूज गन्स और ये सब जो चीज़ें होती हैं जो वायलेंस की, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं उनको देखो टाइटल क्या दिया गया है, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म और उसके साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का तो देखो एक ही फोकस है। स्वदेशी मूवमेंट का फोकस अभी ये नहीं है कि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ के जाए, ये चीज आपको क्लियर है ना। स्वदेशी मूवमेंट में ज्यादातर फोकस किस बात पे करा जाएगा कि सारे लोग कौन से गुड्स को यूज करें जो हिंदुस्तान में बन रखे हैं, और बॉयकॉट किसको करें, जो कि बाहर से आ रहे हैं। तो आपको पता है ना क्या कहते हैं उसको, वो पब्लिक बॉनफायर इवेंट्स होते थे, पिकेटिंग ऑफ क्लोथ्स जो होता था कि सब लोग गट्ठा बनाकर सड़क पर ला कर जो अंग्रेजी क्लोथ्स हैं उसको वो मतलब क्या कहते हैं जला रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें भी ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आपको पता ना, अगर चलो कपड़ों को ही हम लोग पकड़ लें, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मतलब वो चलो ठीक चीज़ ठीक है, लेकिन इसने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत डाला हिंदुस्तानियों के ऊपर। तो वो तो अच्छी इसकी चीज़ रही कि इट विल गाइड द फ्यूचर जनरेशंस टू कम हु विल गेट इन्वॉल्व इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो चीज़ तो उसकी ठीक है स्वदेशी मूवमेंट की। लेकिन बात ये थी कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगर कपड़ों का एग्जांपल हम लोग ले लें, खादी बहुत महंगा था उस टाइम पर। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर अपने क्लोथ्स डंप कर रहे थे तो उनकी एक बहुत प्रिसाइज, बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि हम क्वालिटी भी दे रहे हैं, हम सस्ता दाम भी दे रहे हैं और जल्दी जल्दी दे रहे हैं हम वो गुड्स। क्योंकि जो इंडियन मेड गुड्स होंगे, जो कि खादी, चरखा या फिर हैंडमेड जो गुड्स हैं या जो क्लोथ्स हैं जो बन रहे हैं, वो टाइम बहुत देंगे, प्लस वो महंगे बहुत थे। क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा काम होता है वो ऑब्वियसली बात है उसका उतना ज़्यादा दाम होता है। चंदेरी साड़ी को हाथ से बनाया जाता है, एक एक जो धागा है उसका हाथ से पिरोया जाता है। तो एक बार बताओ, गली भर की जो साड़ी होती है, आप लोग जो साड़ियाँ पहनते हो या कोई जो लहंगा पहनते हो, कोई भी ऐसे सूट कपड़ा पहनते हो, हर किसी को जीआई टैग मिल रखा है चंदेरी साड़ी की तरह? ऐसा तो नहीं है ना। चंदेरी साड़ी की कुछ स्पेशलिटी है, तभी तो उसके ऊपर मूवी बनी, सुई धागा है, उसको जीआई टैग मिला। कुछ तो बात होगी ना उसके अंदर। पश्मीना शॉल हर जगह की शॉल होती है। शॉल तो शनि बाजार, मंगल बाजार में भी मिलती है, मॉल्स में भी मिलती है, दुकानों पे भी मिलती है। लेकिन कश्मीर की पश्मीना शॉल को ही जीआई टैग क्यों है? कुछ तो खास बात होगी ना उसके अंदर। बनाने की प्रक्रिया में टाइम तो लग रहा है ना, तभी वो इतनी महंगी भी है। पश्मीना शॉल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे महंगी शॉल है, पता आपको ये वाली बात? सबसे महंगी शॉल है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई स्पेशल अगर कोई डिज़ाइनर है वो शॉल कोई लॉन्च कर रहा है जिसमें गोल्ड का कुछ लगा हुआ है, लेकिन वो हटा दो। नॉर्मल तरीके से जो शॉल के जो दाम होते हैं उन सब में से सबसे महंगी शॉल पश्मीना शॉल होती है। कहाँ मिलती है आपको? कश्मीर में। इसके अलावा कश्मीर में एक चीज़ और उगाई जाती है जो कि सिर्फ कश्मीर में ही उग पाती है हमारे देश में। क्या होता है वो? सैफरन, केसर मतलब, है ना। तो ये जो फेज है मिलिटेंट नेशनल स्वदेशी मूवमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। मिलिटेंट नेशनलिज्म के ऊपर ज़रा 1 मिनट डिस्कशन करते हैं। देखो, मिलिटेंट नेशनलिज्म की जब भी बात आती है ना, मैं आपको एक गलती बता देता हूँ सारे स्टूडेंट्स की इंटरप्रिटेशन की। उनका दिमाग ही डायरेक्टली चला जाता है भगत सिंह पे, राजगुरु पे, सुखदेव पे। ये जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो शाइनी ठकुराइन जो जनरेशन जो थी ना सौगंधा, वो जनरेशन बाद में आएगी, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड होगी जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं शुरू शुरू के। अगर आपको एक्सट्रीमिस्ट जानना है बहुत बेसिक तरीके से कि भाई मुझे सारे नेताओं के नाम याद नहीं करने, मैं जैसे एक शुरुआत कर रहा हूँ मॉडरेट से अलग होकर मैं एक्सट्रीमिस्ट को देख रहा हूँ, तो मैं किसकी तरफ जाऊँ? सबसे पहले तो आप ट्रिनिटी को याद रखो। कौन सी ट्रिनिटी? जल्दी बताओ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ट्रिनिटी क्या होती है? तुम्हें सोचने में टाइम लग रहा है, शर्म कर लो तुम लोग यार। लाल बाल पाल, हाँ। इसके अलावा कौन शाइनी तुम्हारे इलाके से? हाँ, लाल बाल पाल तो ट्रिनिटी हो गई। ये लोग क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनरी थे कि नहीं थे? कट्टरपंथी का रास्ता अपनाया ना इन्होंने कि नहीं अपनाया? एक्सट्रीमिस्ट है ये। लाल बाल पाल के अलावा एक और कौन? नहीं, अरे नहीं, वो तो बाद में आएंगे। एक और औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष, ठीक है। अब देखो, ये चार नाम आपको याद हो गए, लाल बाल पाल, औरोबिंदो घोष। अब श्रेया क्या होगा जब ये एफर्ट करेंगे ना ठकुराइन, इन्हीं के एफर्ट्स गौरव, दे विल गाइड द फ्यूचर जनरेशन टू कम। अब देखो ना,
भगत सिंह छोटा 18 या 19 साल का लड़का होता है सुखदेव और राजगुरु को लेकर। राजगुरु तो चलो बाद में आता है। सुखदेव को लेकर वो साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जाता है, और किसके साथ खड़ा रहता है वो? क्या कहता है, हम किसका साथ देंगे? लाला लाजपत राय का। अब एक बार बताओ, लाला लाजपत राय गाइड कर रहे थे उस साइमन कमीशन के खिलाफ रिवोल्ट को, जो धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन के बाहर हो रहा था, या भगत सिंह गाइड कर रहा था? लाला लाजपत राय। श्रेया, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? गौरव, मैं क्या बोल रहा हूं शाइनी, कि हमें ना पहले ये जो रूलर्स नहीं, ये जो लीडर्स हैं, लीडर्स के अंदर भी श्रेया एक क्रोनोलॉजी को पहचानना होगा। जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता में आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, इन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो। पार्टीज को आप इंक्लूड कर सकते हो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, होम रूल लीग। होम रूल लीग तो चलो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, गदर पार्टी, ठीक है। लेकिन आप HSRA के बारे में तो अभी तक जानते हो, ठीक है। मैं कोई भी ऐसा फालतू का नाम नहीं ले रहा अभी कि जो जिससे आप फेमिलियर ना हो। आपने क्योंकि भगत सिंह देखी है, आपने मेरे साथ NCERT पढ़ी है, 8th क्लास की अवर पास 3 पूरी, तो आप इतना तो जानते होगे सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो याद होगा, चलो कोर रिवीजन अभी ना भी हो, लेकिन ये सब चीज़ें सुनी तो होंगी। अब श्रेय, आप ये तो नहीं बोल सकते कि लाल बारपाले और रविंद्र घोष का नाम तो सर सुना ही नहीं, पहली बार जिंदगी में सुन रहे हैं बैठ के, मेरे को तो पता ही नहीं कौन है ये, है ना? सुने तो है ना नाम। तो अब क्या है, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो जनरेशन आएगी ना, वो इन्हीं जनरेशन से इंस्पायर्ड होगी। उनका भी ये मानना होगा कि गांधीवादी यानी कि गांधीयन रास्ते पे चलने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन भगत सिंह का बचपन याद करो, अगर आप बाकी सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को हटा दो, भगत सिंह शुरू में गांधीयन था, है ना श्रेया? बचपन में अपने, जब वो गीली मिट्टी का घड़ा था, जब उसको कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो गांधीयन था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सहयोग देता है भगत सिंह, के नहीं देता? पता है ये वाली बात सबको? शायद आपको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भगत सिंह का सहयोग होता है? पता है कैसे? डायरेक्टली नहीं होता एज अ लीडर, छोटा सा बच्चा होता है यार वो, 6th-7th क्लास का। वो गांधी बोलते ना कि होर्डिंग्स वगैरह, प्ले कार्ड्स लगाकर अलग अलग जगह पर लोगों से बोलो कि वो हमारी गुड्स यूज करें, कोऑपरेट ना करें अंग्रेजों के साथ। तो वो अपने गली मोहल्ले में मतलब गांधी जी का प्रचार करता हुआ फिरता है। लेकिन जैसे ही गांधी जो होते हैं क्या करते हैं, हमेशा इनकी आदत क्या थी, किसी भी मूवमेंट को लॉन्च करना, थोड़े टाइम के बाद कंप्लीट होने से पहले खींच लेना। तब उसको झटका लगता है। दूसरा झटका उसको कब उससे पहले लगा था? जलियांवाला बाग मैस्केयर में, है ना? रिश्तेदार वगैरह बहुत सारे लोगों के मारे गए थे पंजाब की साइड। तब भगत सिंह को ये बात समझ में आती है आगे चलकर। वो मतलब एक तरीके से देखो, जो छोटा बच्चा होता है जब वो ट्रस्ट करता है किसी, मतलब आप भगत सिंह को हटा दो 2 मिनट के लिए, छोटा बच्चा जब किसी पे भी ट्रस्ट करता है बहुत ज़्यादा, और आपको उसका जब ट्रस्ट तोड़ते हो, तो वो कभी कभार उसके दिमाग पर गहरा इम्पैक्ट डाल देता है, कई दिनों के लिए, कई घंटे के लिए वापसी चिढ़ जाता है। भगत सिंह के दिमागी संतुलन पर गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस खींच लेना, या फिर आगे चलकर इस रिवोल्ट को क्या कहते हैं, ना कैरी, मतलब कैरी फॉरवर्ड रखना। अब गांधी जी की जो भी विचारधारा रही हो, जो भी उन्होंने सोचा कि उन्होंने बोला था कि चौरी चौरा में लोगों ने आग लगा दी, तो पीपल आर स्टिल नॉट रेडी फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, बोला था ना शायद उन्होंने। हमेशा वो मूवमेंट यही बोलकर वापस खींच लेते थे कि लोग अभी जनसंख्या जो है रेडी है नहीं ये सब करने के लिए। तो भगत सिंह फिर उसके बाद से लेकर बड़ा होते होते, क्योंकि अगर 6th-7th क्लास में था वो, कितने साल का होता है 6th-7th क्लास का बच्चा? 8th क्लास का बच्चा कितने का होगा? 9-10 साल का, आई थिंक 11 साल, है ना? तो आगे चलते चलते वो कितना 18-19 साल का ही हुआ अपनी क्या कहते हैं क्लास 12 जब उसने खत्म करी, कॉलेज में जब वो जाता है 19 साल या 18 साल का था वो तब उस टाइम पर। और उसके बाद देखो आप, उसके विचार कट्टर थे कि नहीं थे? उसके विचार में रेवोल्यूशनरी टेंडेंसी देखने को मिलती है आपको कि नहीं मिलती है? आप उसके रवैयों को, उसके एटीट्यूड को एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, है ना? यहां पर ना एक चीज हमें और समझ में आती है श्रेया, शायद नहीं पता है क्या, एथिक्स में आप एक चीज यूज कर सकते हो। एक पर्सन, जो पर्सन जैसा होता है ना, वो अपने जीवन काल की वजह से होता है। सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस ही पर्सन को पर्सन बनाती हैं, ठीक है? इट इज अ इट इज अ सर्कमस्टांस या फिर नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ दैट मेक्स यू वॉट यू आर टूडे। एग्री करते हो आप इससे? इस तरीके के कोट्स बहुत पसंद है GS पेपर 4 में एग्जामिनर को पूछना।
इसको शॉर्ट में कहा जाता है यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द आउटकम ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। ये चाहो तो ये कोट लिख लो, इसके ऊपर कभी कभार सोचना। और मैं तो इसके ऊपर भाई एक ही चीज का रट्टा मार के बैठा होता हूँ, भगत सिंह या एक दो एग्जाम्पल मेरे पास और होते हैं, वो आप आगे चलकर सीख जाओगे। यू आर द जीएस पेपर 4 का एक क्वेश्चन बन सकता है। चीज़ों को देखो, जहाँ कनेक्ट करना होता है मैं कनेक्ट करवाता हूँ। जैसे वो याद है श्रेय क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का सोसाइटी में टॉलरेंस वाला क्वेश्चन। अब वो क्या क्वेश्चन सिर्फ सोसाइटी के एंगल से सॉल्व हो सकता है कि इंडिया में शुरू से टॉलरेंस की भावना देखी जाती है अर्लियर टाइम से लेकर कंटेम्प्रेरी आज प्रेजेंट टाइम तक। वो सोसाइटी का तो क्वेश्चन है ही नहीं, पहली बात है। उसमें तो आपको रूलर्स, लीडर्स, सर्कमस्टांस, इवेंट्स को खींच खींच के लाना पड़ेगा, प्री हिस्टोरिक एज से लेकर 2017 तक का, जब तक वो क्वेश्चन था, है ना। तो यू आर द आउटकम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड द स्वदेशी मूवमेंट फ्रॉम 1903 टू 1909। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, अपने शुरू के दिनों में इट हैड इंक्रीजिंगली मेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कॉन्शियस ऑफ द इविल्स ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, और देशभक्ति की भावना को जगाने का काम करा इंडियन नेशनल मूवमेंट ने। मतलब एटलीस्ट प्रयास तो करा। अब लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे वो आगे चलकर हमें पता लगता रहेगा। इन लोगों ने जो लीडर्स की बात हो रही है यहां पर, दे हैड इम्पैक्टेड द नेसेसरी इम्पार्टेड द नेसेसरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग टू द एजुकेटेड इंडियंस एज वेल। अब यहां पर एजुकेटेड इंडियंस तो देखो, वैसे तो ये नेशनल लीडर्स ही थे, और कांग्रेस में इनिशियली जो लोग शामिल थे, जो कि उसके फाउंडर मेंबर्स थे, वो कैसे लोग थे? मॉडरेट्स के एक्सट्रीमिस्ट। हाँ, मॉडरेट्स थे सारे के सारे। इन लोगों ने, याद है, लोगों को सिखाया भी था कि आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। और इन्होंने ये भी बोला था शुरू में हम बहुत ज़्यादा लोगों को इसलिए भी भर्ती नहीं करते, जब मैं आपको ब्लेम नहीं बता रहा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर, इनको सूट बूट वाले लोग बोला जाता है, ये ज़्यादातर लोगों के साथ एसोसिएट नहीं कर पाए, बता नहीं पाए। देखो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर जब किसी को कुछ समझाने पे आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को समझा पाए। एक बहुत एजुकेटेड पर्सन एक बहुत अच्छा टीचर बन सके किसी को भी कुछ समझाने के लिए। टीचर सिर्फ किताबों में नहीं होता, कोई भी चीज़ है, तो मतलब आप कोई भी चीज़ जानते हो, लेकिन आप, हो सकता है कि आपके एक्सप्रेसिव स्किल्स इतने ना हो, या आप वो चीज़ बोलना ही ना जानते हो। आप पता चला अपने प्रोफेशन को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपने कोई सामान बनाया खाने पीने का, आप उसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो हर किसी के पास एक्सप्रेसिव स्किल्स इतनी होती नहीं है। जब आपके पास एक्सप्रेसिव स्किल्स नहीं होती ना किसी को समझाने की, कि जो आप खुद हो या जो आपकी विचारधारा है लोग उसके साथ एसोसिएट करें, तो यू लैक एसोसिएशन, आपको फिर सपोर्ट नहीं मिलता इतना, राइट। तो ये जो है, इट हैड इन फैक्ट चेंज द टेम्पर ऑफ द पीपल एंड क्रिएटेड अ न्यू लाइफ इन द कंट्री। न्यू लाइफ इन द कंट्री मतलब क्या है? सपोर्ट बेस अब जो होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का वाइड होता चलेगा, जो लोग जुड़ते चलेंगे। तो 19वीं शताब्दी जब खत्म हो रही थी, इंडियन नेशनलिस्ट जो है, दे हैड ग्रोन इन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इनको अब एक विश्वास था कि हम जो भी प्रेयर्स पिटिशंस अंग्रेजों के सामने करेंगे उसका एक प्रभाव होगा, और इन्होंने जनता की नजरों में कुछ इज्जत भी कमा ली थी। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात यह कि हम जो भी बोलते हैं जनता उसको मानती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बताए हुए रास्ते पर लोग जो है वो चलना शुरू हो गए। और रास्ता क्या है कि देखो, अगर हम आपसी सहयोग जो करेंगे एक दूसरे का, तभी हम अंग्रेजों के सामने जो भी प्रस्ताव रखेंगे अंग्रेज इसको मानेंगे। बिकॉज कांग्रेस को हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म की तरह यूज करना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी पिटीशन अगर, जिसके द्वारा कोई भी पिटीशन अगर पेश करी जा रही है अंग्रेजों को, तो इट शुड अपीयर लाइक पैन इंडिया पिटीशन, कि मतलब सब लोग वो मतलब मिलकर चाह रहे हैं वो चीज डिमांड कर रहे हैं। तो दे हैड एक्वायर्ड द कैपेसिटी टू गवर्न देमसेल्व्स एंड इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। तो कुछ जो लीडर्स थे लाइक बाल गंगाधर तिलक, औरोबिंदो घोष,
बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, दे प्रीच द मैसेज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आस्क द नेशनलिस्ट टू रिलाई ऑन द कैरेक्टर एंड कैपेसिटीज ऑफ द इंडियन पीपल। कि मतलब अपना, देखो यहां पर वर्ड मेरे को वर्चस्व तो यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोई दादागिरी नहीं दिखा रहे थे यहां पर, अपनी मान मर्यादा को खोकर या फिर अंग्रेजों के सामने ह्यूमिलेट होकर जबकि तुमने कोई गलती करी भी नहीं है, तो वो रवैया मत अपनाना। यानी कि देख रहे हो, मॉडरेट्स को अगर जूता पड़ता भी था तो मॉडरेट शांत होकर रह जाते थे। मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपको मॉडरेट्स की एक आइडियोलॉजी बताई थी, अगर आपने ध्यान से सुनी हो। मॉडरेट्स हमेशा श्रेया डरते थे एक चीज से कि फालतू का कोई भी कदम बदम अगर उठाया तो पता चला वो जितनी बात हमारी मान रहे हैं वो भी ना माने, है ना। हम एग्रेसिव इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास सोशल बेस वगैरह है नहीं। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा, यहाँ पर जिनकी बात हो रही है, मतलब वो है तो कांग्रेस के इनिशियल लोग ही जो कि अभी तक मॉडरेट रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग अब ये मानेंगे यार अंग्रेजों के कान बहरे हैं, वो नहीं मानने वाले तुम्हारी बात। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ो, उसका बोरिया बिस्तर बनाओ और यहां से चलते बनो। कहां से चलते बनो? इस मॉडरेट के रास्ते से भी चलते बनो, और कल को अगर कांग्रेस को छोड़ने की बात भी आ जाए तो वहां से भी चलते बनो। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जैसे भीख अगर मांग रहे हो अंग्रेजों के सामने, इन्होंने मॉडरेट से कहा कि प्रेयर्स पिटीशन, उससे कोई असर तो हो नहीं रहा है। अब हमें हमारा हथकंडा अपनाने दो। ये बहरे हैं और बहरों को कोई भी चीज सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत पड़ती है, वो धमाका हम देंगे। जो काम तुम प्यार से नहीं करवा पाए वो हम टेढ़ी उंगली से करवा लेंगे, ठीक है। तो फेस क्या है मिलिटेंट नेशनलिज्म का? एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इसका, इस लाइन का साफ सीधा मतलब बस ये होता है, जो अभी तक कुछ लोग कांग्रेस की जब नींव रखी गई थी जो पीसफुल थे, अब वो कैसे रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं? रेवोल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं। वो अपनी अप्रोच में पीसफुल हो रहे हैं कि एग्रेसिव होते चले जाएंगे? जाहिर सी बात है एग्रेसिव, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट अ स्कूल ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एग्जिस्टेड इन द कंट्री। जब से नेशनल मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि कभी भी मॉडरेट्स की बातों के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते थे कि इन हरामजादों की, इन अंग्रेजों की हम प्यार से बात मानेंगे, इनको हम पिटीशन रिक्वेस्ट करेंगे, इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे। हम तो नहीं कर सकते ऐसा, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी मान मर्यादा बहुत महान है, और इन्होंने ऐसा करा क्या कि जो हम इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट करें। लेकिन मॉडरेट बोलते थे नहीं यार, ये तो प्यार और मोहब्बत से ये मानेंगे, हम इनको प्यारी तरीके से पिटीशन ही भेजेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे, दरखास्त ही करेंगे, हमें इनके साथ एग्रेसिव नहीं होना। इन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना रास्ता अपनाओ, हमें अपना रास्ता अपनाने दो। तो इन्होंने कहा, मॉडरेट्स ने समझाया भी कि देखो आपके ऐसा करने से हिंसा जो है वो बढ़ेगी। हिंसा को अगर देखो, मतलब हिंसा को अगर अंग्रेजी हुकूमत देखेगी तो उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगी, फिर जो हमारा सपना है रिक्वेस्ट या डिमांड बनवाने का वो और दूर हो जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट ने मौका दिया कि नहीं दिया कि ज़्यादातर लोग जो कांग्रेस की कमान को संभाले वो 1885 से लेकर 1905 तक संभाले, 20 सालों का मौका दिया कि नहीं दिया? आपको पहले फेज के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लोग देखने को मिले थे प्रीवियस चैप्टर के अंदर? बताओ, नहीं ना। ये देवेंद्रनाथ टैगोर वगैरह और ये जो व्योमेश चंद्र दत्त है ना, ये बैनर्जी वगैरह, जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे लोगों को मौका दिया एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने। भले ही उनके अंदर ये आग थी, उनके अंदर एक ये रेवोल्यूशनरी जील थी, वो उन्होंने कभी भी एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट करी क्या मॉडरेट्स के लिए कि तुम रिक्वेस्ट पिटीशन भेजना चाह रहे हो और हमारे वायलेंस करने की वजह से तुम्हारे काम में अड़बंगा आ गया हो, तुम्हारे काम में किसी भी प्रकार की रुकावट आ गई हो? करा उन्होंने ऐसा कभी? नहीं ना। लेकिन 20 साल का पेशेंस दिखा लिया भाई 1905 तक, अब अति हो चुकी थी, इससे ज्यादा अब नहीं चल पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बीच में कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करी, बिल्कुल ही डोरमेंट होकर बैठे हुए थे। लेकिन आप ऐसा कह लो कि रेशियो जो था वो 90:10 का था। 90% सब कुछ चल रही है, सारी बातें मानी जा रही है जैसा जैसा मॉडरेट्स कह रहे हैं। उस टाइम पर सिर्फ 10% एक्सट्रीमिस्ट अपना तरीका अपना रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन पलट जाएगी। मॉडरेट्स अपना रास्ता कभी छोड़ेंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट पाथ पर आ जाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट ये कहेंगे भाई हम जो डोरमेंट बैठे हुए थे ना, सिर्फ 10% ही अपना योगदान कर रहे थे, अब हम इसको उठाकर 100% करेंगे। तुम अपना रास्ता अपना लो, तुम्हें प्यार से बात माननी है मान लो। मॉडरेट्स ने समझाया ये चीज हमारा गलत इंप्रेशन पैदा करेगी अंग्रेजी हुकूमत पे, वो हमारी बातें नहीं मानेंगे। हमारी जो
जो भी डिमांड्स हैं, उनके सामने जो पेटिशंस हैं, उसका लेट रिप्लाई आएगा, या फिर अंग्रेज जो हैं वो पता चला आप मतलब बिल्कुल ही हमसे दूर हो जाए, हमें मतलब हमारी डिमांड से दूर हो जाए, वो माने ही ना कोई भी बात हमारी। इन्होंने कहा अबे जाओ ना, हमें अपना काम कर रहे दो, तुमने बहुत काम कर लिया और देख लिया हमने तुम्हारा कि तुम्हें कितनी सक्सेस मिल चुकी है, तुम्हारे तौर तरीके से तो मिल गई आज़ादी। तो इन्होंने कहा आज़ादी क्यों मांग रहे हो, पहले तो कम से कम अपना वो करके देखते हैं हम लोग कि पहले इनसे रिक्वेस्ट या डिमांड करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं करना, हमें तो देश को आज़ाद करवा के छोड़ना है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक भिड़प होती है यहाँ पर, और एक जो है वो पीसफुल रास्ते पर अपने टास्क को पूरा करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जबकि दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें मतलब रेवोल्यूशनरी पाथ पर जाना है, हम जल्दी देश को आज़ाद करवा कर छोड़ेंगे अपने तौर तरीकों से। तो शुरू से ही जब से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एक मिलिटेंट नेशनलिज्म का जो स्कूल था वो एग्जिस्ट करता था कंट्री के अंदर। दिस स्कूल ऑफ थॉट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई लीडर्स लाइक राज नारायण बोस एंड अश्वनी कुमार दत्त बंगाल के अंदर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर इन महाराष्ट्र। एन एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट वर बाल गंगाधर तिलक, जिनको बाद में लोकमान्य तिलक भी बोला गया, एक ही बात है। एंड बाल गंगाधर तिलक, he set a new example of boldness and sacrifice when the authorities arrested Tilak in 1897. किस चार्जेस पे? ऑन द चार्ज ऑफ स्प्रेडिंग हेट्रेड एंड डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि एक प्रकार से सेडिशन के चार्जेस है ना। इसने इनसे बोला गया था कि आप माफी मांगो सरकार से, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि आई विल नॉट अपोलोजाइज, और इनको 18 महीने की, देख रहे हो, 1.5 साल की पूरी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो गई थी, जेल हो गई थी। एंड ही बिकेम अ लिविंग सिंबल ऑफ द न्यू नेशनल स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। और एक बात बताओ, अगर इन्होंने सिर्फ सॉरी ना बोलने की वजह से 1.5 साल की जेल जो है उसकी सजा कबूल कर ली थी, तो जो हम यहाँ पर बात जो पढ़ रहे थे अभी कि इन सारे नेशनल लीडर से एक मैसेज दिया सेल्फ रिस्पेक्ट का, ये इसको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एक सॉरी ही तो बोलना था, 1.5 साल की जेल नहीं होती, बोला क्या सॉरी, 1.5 साल की जेल पे चले गए। बात क्योंकि किसके ऊपर थी, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। इन्होंने कहा हम जूता खोर नहीं है मॉडरेट्स की तरह, तुम्हें जूता खाने की आदत है, तुम्हें गुलामी करने की आदत है अंग्रेजों की, तुम उनसे आराम से रिक्वेस्ट करते रहो, नरम तरीके से बात करते रहो, क्योंकि तुम्हें हो गई आदत गुलामी की, तुम हो उनके नौकर और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक्सट्रीमिस्ट, ये मॉडरेट्स ने बोला एक्सट्रीमिस्ट से कि फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, तिलक को हो गई ना जेल। अब देखो मजाक तो उड़ाई होगा इनका मॉडरेट्स वाले ग्रुप के अंदर, लेकिन जब लोगों को ये चीज समझ में आई कि ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे लिए, एक सॉरी ही तो बोलना था लेकिन फिर भी नहीं बोला, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे लेकर आगे बढ़े। तो ज्यादातर लोग जो होंगे ना, मतलब ज्यादातर लोग तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन काफी हद तक जो लोग होंगे अब इस ग्रुप की तरफ भी ओरिएंट होना स्टार्ट होंगे हमारे देश में। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की अब 2 लहरें बहेंगी साथ से, एक जो पीसफुल रास्ते पर चलेंगे और वही मॉडरेट्स आगे चलकर कौन से रास्ते को अपनाएंगे, गांधीवादी फेज को, गांधीयन फेज को, और कुछ होंगे एक्सट्रीमिस्ट रास्ते पर जो चलेंगे। अब जब गांधीयन फेज शुरू होता है, वो भी तो एक प्रकार का मॉडरेट फेज ही है, मॉडरेट फेज ही तो है। गांधी जी कभी भी वॉयलेंस करने को कहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं कहेंगे। वॉयलेंस को कभी भी जस्टिफाई करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हल्का सा कोई हिंदुस्तानी वॉयलेंस कर देंगे, वो अपनी मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। ऐसा करा कि नहीं करा उन्होंने चौरी चौरा में, जब पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी हिंदुस्तानी के द्वारा। वो हमेशा क्या बोलेंगे, इंडियंस अभी जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर ऐसे गुस्सा आग बबूला होते गए आप लोग तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। गांधी जी भी उस टाइम पर, मैं आपको बताऊंगा, अपनी जगह गलत नहीं थे। उनको पता था कि अगर लोग जो है हिंदुस्तानी अगर अंग्रेजों के हाथ लग गए ना, इतना वॉयलेंस करते हुए, इतना मारेंगे अंग्रेज, उनको इतना मारेंगे कि दोबारा उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी खड़े होने की किसी भी नेशनल मूवमेंट के अंदर, किसी भी आंदोलन के अंदर। इस वजह से गांधी जी ने होशियारी के साथ मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, और वो ऐसा करते थे। ओके, तो यहां पर क्या है, लोकमान्य तिलक पब्लिश 2 न्यूज़पेपर्स, द मराठा विच वॉज इन इंग्लिश एंड द अदर केसरी विच वॉज इन मराठी। ये जो मराठा न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश के अंदर था, एंड केसरी वॉज इन मराठी। ये लीडर्स के नाम याद रखना शुरू में,
राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ये राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त जो हैं ये बंगाल के अंदर है। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ये महाराष्ट्र से, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है, ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। और फिर आप जानते हो ट्रिनिटी लाल बाल पाल की और अरविंदो घोष की, ठीक है। मतलब धीरे धीरे करके आपका जो लीडर्स का ये जो एक बेस है, जैसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने आपको लीडर्स याद करने को बोले थे, ये आपका इससे क्लियर हो जाएगा। तो लीडरशिप 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती है तो द स्कूल ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इट फाउंड अ फेवरेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट, और इनके जो सपोर्टर्स थे ये आगे आए और इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक सेकेंड स्टेज को शुरू करते हैं। सेकेंड स्टेज को क्या 1905 तक इन्होंने काफी वेट कर लिया मॉडरेट्स की अप्रोच को देखते देखते। अब सेकेंड स्टेज यानी कि क्या, अब जो एक्टिविटीज होंगी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो अब चलेगी हमारे देश के अंदर, उसमें ज्यादातर एक्टिविटीज आपको वॉयलेंट एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच देखने को मिलेगी जो भी इन एक्टिविटीज को लीड कर रहे हैं उन लोगों की। तो सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर्स इस स्कूल ऑफ थॉट के जो रहे हैं जिन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म को अपनाया, तो अपार्ट फ्रॉम द बाल गंगाधर तिलक देवर, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष एंड लाला लाजपत राय। तो ट्रिनिटी तो आपको पता ही है ना, लाल बाल पाल। इसके अलावा औरोबिंदो घोष। तो द डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिस्ट, they were that they believed that they themselves must work out their own preservation and make the effort to recover from their degraded position। हमें जितना अत्याचार का सामना करते करते अंग्रेजों के सामने जितना झुकना पड़ा है, जितना ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ा है, अब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व करके रखेंगे। और जो भी अंग्रेज जो करते हैं, जैसे हमें किसी भी सर्विस के अंदर डिग्रेडेड पोजीशन देना, हमें सिविल सर्विस के अंदर अलाउ नहीं करना हमारी एंट्री या जो भी करना, अब हम उस राइट को पाकर ही रहेंगे उनसे, not through the politics of present petition but through the path of violence। They declared that great sacrifices and sufferings were needed for this task। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, वैसे हालांकि इस फेज को यहां पर एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट नेशनलिज्म का फेज बोल दिया जाता है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं भी, इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता था, लेकिन कभी भी इन्होंने सपोर्टर्स को प्रमोट नहीं करा कि बंदूक लेकर जाकर मर्डर कर दो किसी का भी, या खुद ने भी इनमें से किसी ने बंदूक नहीं उठाई। इनका बस ये रवैया रहता था कि हम माफी, नरम दिल के साथ तुमसे हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना, तुम्हें रिक्वेस्ट करना इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। जो प्रॉपर तरीके से जो मर्डर, बंदूकें मारना, काटना, अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों के साथ जो करा जाएगा, अंग्रेजी ऑफिसर्स को जो मारा जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वाली जनरेशन, वो वहां पर होगा। ये एक्सट्रीमिस्ट जरूर है, लेकिन मैं आपको यहां पर इस चैप्टर के अंदर जो इंट्रोडक्शन मैंने इतना डिटेल में दिया, उस मेरी मैसेज से इतना ये मत समझ जाना, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि ये बंदूकें उठा ले या फिर ये जनता को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम बंदूकें उठा लो। इनको भी पता था यार, देखो ये कैसे ना कैसे करके जानते थे, ऐसा नहीं था कि मॉडरेट से बिल्कुल ही रुख मोड़ लेते थे, ये जानते थे कि सब लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। माहौल देखने के बाद ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। पहले इनको ये लगा कम से कम हम एक लोगों का सपोर्ट बेस तो तैयार कर लें, जब तक शरिया जनता इनके इरादों को समझेगी ही नहीं तो वो तो मॉडरेट्स की तरफ इंक्लाइंड रहेगी, है ना। ये जनता को ये समझाना चाह रहे हैं ना कि प्यार से बात करने से अंग्रेजों से कुछ नहीं होगा, आपको गुस्सा दिखाना पड़ेगा। अब ये गुस्सा मैं आपसे वही कह रहा हूं कि ऐसा मत समझ जाना कि इन्होंने मर्डर का रास्ता या बंदूकें उठाने का रास्ता, हथियार उठाने का रास्ता खुद अपनाया था और लोगों को प्रोत्साहित करा था, इस चीज के लिए मोटिवेट करा था कि आप ये करो। यहां पर ये एक्सट्रीमिस्ट जरूर है, इनको टाइटल जरूर दिया जा रहा है एक्सट्रीमिस्ट का, लेकिन ऐसी हरकत नहीं करी इन्होंने, ठीक है। आपने कभी सुना है लाल बाल पाल और औरोबिंदो घोष ने किसी का मर्डर कराओ या मर्डर के चार्जेस लगे उनके ऊपर? ऐसा हुआ है क्या? नहीं। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और क्या कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, इनके साथ ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो 1905 तक इंडिया पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स who had acquired during the previous period valuable experience कि कैसे जो देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसको कंडक्ट करा जाता है। पॉलिटिकल अनरेस्ट मतलब अनरेस्ट इन द सेंस कि मतलब सरकार के खिलाफ अगर कोई धरना, प्रदर्शन, मोर्चा अगर निकालना है तो
वो कैसे कैरी फॉरवर्ड करा जाता है, एंड इन द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। तो विदाउट अ ग्रुप मेड अप ऑफ पॉलिटिकल ऑपरेटर्स इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू ब्रिंग द नेशनल मूवमेंट टू हायर पॉलिटिकल स्टेज। इनको, जैसा कि आपको बोल रहा हूं, एक सपोर्ट बेस चाहिए था, ठीक है। और 1905 तक इनको ये पता लग गया था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कैसे हम लोग जा सकते हैं और कैसे अपनी डिमांड मनवा सकते हैं। मतलब इनको एक लगा था ऐसा। अब देखो आउटकम जो होगा वो तो एक स्ट्रगल होने के बाद, एक मूवमेंट होने के बाद ही पता लगेगा। इन्होंने कहा हमने मॉडरेट्स की अप्रोच भी देख ली, एक बार हम अपनी अप्रोच के ऊपर भी रिलाई करते हैं। बस ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि मासिस का सपोर्ट बेस हमारे पास इकट्ठा हो जाए, उसके बाद हम कोई भी स्टेप लेंगे। तो बात करते हैं ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म की। मिलिटेंट नेशनल आइडियोलॉजी के अंदर हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है लेट 1890s में। धीरे धीरे कर हमारे देश में हालात ऐसे बन रहे थे कि हाँ, मिलिटेंट नेशनलिज्म हमारे देश में अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। और ये हालात बने, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 1905 में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी आगे चलकर, जब ये अंग्रेजों के खिलाफ कड़े तरीके से एक सख्त रवैये के साथ आवाज़ उठाएंगे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों के प्रशासन के अगेंस्ट, ठीक है। आपको पता ना पार्टीशन होगा बंगाल का, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें होंगी। अभी हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में उसको। तो द लीडरशिप ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, को इसके पार्टीशन की बात हो रही है यहाँ पर, इसके विभाजन की बात हो रही है, बंगाल के पार्टीशन की। इट सून पास टू मिलिटेंट नेशनलिस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष। तो व्हाट वर द प्रोमिनेंट रीजंस जिसकी वजह से हमें ये मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो है ग्रोथ देखने को मिलती है हमारे देश में? ऐसा हुआ ही क्यों? नंबर 1, लैक ऑफ सॉलिड रिजल्ट्स विद मॉडरेट मेथोडोलॉजी। मॉडरेट जो भी हथकंडे जो तौर तरीके अपना रहे हैं उससे रिजल्ट ही तो नहीं मिल रहा है। कुछ जो मेंबर्स है कांग्रेस के, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द मॉडरेट्स अप्रोच, स्पेशली जो यंग जनरेशन थे, वो कभी भी उस आइडियोलॉजी, उस मेथड जो मॉडरेट्स अपनाते थे, वो आइडियोलॉजीज और वो मेथड जो कि मॉडरेट्स के द्वारा अपनाई जाती थी, उससे कभी भी अपने आप को एसोसिएट ही नहीं कर सके। क्योंकि वो ये देख रहे थे कि भाई आप कोई तौर तरीके अपना रहे हो, भाई रिजल्ट तो मिलने चाहिए ना, आपकी अप्रोच से रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो मॉडरेट जो है, दे हैड अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन, जिसके लिए यंगर जनरेशन जो उस टाइम पर थी कांग्रेस के अंदर, इट वॉज वेरी क्रिटिकल। द फेमस पॉलिटिकल मेंडिकेसी, मेंडिकेसी का मतलब होता है एक प्रकार से भीख मांगना, है ना, एक प्रकार से भीख मांगना। हमने पढ़ा था ना जैसे बुद्धिज्म चैप्टर के अंदर हम लोग बुद्धिस्ट मेंडिकेंट्स कहते हैं कि वो जो भिक्खु और भिक्खुनी होते हैं, है ना श्रेया। तो ऐसे ये यहाँ पर बात हो रही है पॉलिटिकल मेंडिकेसी की, कि आप अपने पॉलिटिकल राइट्स को पाने के लिए अंग्रेजों के सामने भीख मांग रहे हो, एंड यू आर यूजिंग 3 P's, प्रेयर्स, पेटिशंस एंड प्रोटेस्ट। लेकिन वो प्रोटेस्ट कौन सा? पीसफुल प्रोटेस्ट। अब इनको लगा, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को लगा, यंगर जनरेशन को लगा, ये सब बेतुकी बातें हैं, ये इनइफेक्टिव है इन सर्विंग द पर्पस ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस इस चीज़ के लिए तो कभी बनी थी, तो भाई वो आप सोचो कि अगर बनी थी कांग्रेस इस चीज़ के लिए कि उनको सिर्फ ये भीख ही मांगनी है, तो आप अपनाओ ये वाला रास्ता, हम अपना अलग रास्ते पर चलेंगे। दूसरी दिक्कत याद रखना, हम ये सब रीजंस पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ, मतलब मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ क्यों देखने को हमें मिली, ये स्कूल ऑफ थॉट इमर्जी क्यों होता है। लॉर्ड कर्जन का एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था लॉर्ड कर्जन का, इट प्रूव टू बी द प्रोवर्बियल लास्ट नेल इन द कॉफिन। मतलब लॉर्ड कर्जन ने अति मचा दी थी कि मतलब इससे ज्यादा जो अत्याचारी रूप जो है अंग्रेजों का हमें देखने को मिल ही नहीं सकता था। मतलब गलती भी कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर दिया और बोल रहे हैं कि हम उसको अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, इफेक्टिव तरीके से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सेटअप करेंगे। ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इनको समझ में आ गया था कि अब हमें मॉडरेट्स के रास्ते पर चलकर इनसे रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। राइट तो छोड़ो, ये तो और अपने मन की करे जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि हिंदुस्तानी शायद से वीक है, वो कभी भी मतलब क्या कहते हैं हमारे खिलाफ क्या कहते हैं इमर्ज ही नहीं होंगे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट को एक बहुत अच्छे से बात पता थी, अगर हम ना वायलेंस का एक रास्ता अपनाते हैं, अभी मैंने आपको जैसा कि बताया शुरू में ऐसी कोई बात नहीं होगी कि ऑफिसर्स को मारना है, कुछ भी करना है, लेकिन अगर हम उनके रास्ते में बाधा बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ अपराइजिंग्स, प्रोटेस्ट वगैरह, धरना प्रदर्शन, मोर्चे वगैरह निकालते हैं, जो कि मॉडरेट्स के बस की बात नहीं है ऐसा करना, क्योंकि मॉडरेट्स तो भिखमंगे हैं। एक्सट्रीमिस्ट को यह पता था कि अंग्रेज जो है कभी भी अफोर्ड एक चीज नहीं कर पाते हैं, वो है अपनी मैन, मशीनरी, मटेरियल और मनी को मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी को खर्च करना
इन सारे रिवोल्ट्स और अपराइजिंग्स को शांत करने के लिए। तो अगर हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में अगर बाधा बनते हैं तो ये बौखलाएंगे, और ये बौखलाएंगे तो हमारी डिमांड को मानेंगे। मॉडरेट जो है वो प्यार से खत भेजे जा रहे हैं, उस चिट्ठी का ना रिप्लाई कभी आया है ना कभी आएगा, ना उनकी बात कभी मानी जाएगी। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में पहले हम एक चीज जानते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन जिस टाइम पर पूरी की पूरी सत्ता को चला रहा था, इट प्रूव टू बी द प्रोवर्बियल लास्ट नेल इन द कॉफिन। इन हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इन्फ्लिक्टेड अपॉन द कंट्री इन ऑलमोस्ट ब्रेथलेस सक्सेशन वन कंटेंशियस मेजर्स आफ्टर अनदर। मतलब एक के बाद एक ऐसी चीज वो करता ही रहा जिससे लोगों को जो है ऐसा लगे कि अंग्रेजी हुकूमत बहुत अत्याचारी है। ठीक है, टू विच द पीपल टुक द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेप्शन। ये करता क्या था, ही ऑर्गेनाइज दरबार्स एमिस्ट डाइवेस्टिंग फेमीन्स। मतलब जिस टाइम पर अकाल हमारे देश में छाया हुआ है, ये बड़े बड़े ग्रैंड मीटिंग्स करवाता था। इसने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है वो लेकर आया था ये 1904 में। हिज अटैक ऑन द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कलकत्ता कॉर्पोरेशन, हिज एक्सपेंडिंग टू तिब्बत एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, इट सेंट अ वेव ऑफ इंडिग्नेशन थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। मतलब ऐसा लगा सबको देखने से कि यार अंग्रेज जो है वो कैसे भी करके हमारा साथ नहीं देने वाले हैं, हमारे रेवेन्यू को निचोड़ निचोड़ के वो बाहर भेज रहे हैं और अपने ही मकसद को पूरा कर रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने एक चीज देखी थी ना, मॉडरेट्स भी उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि ये जो रेवेन्यू बेस है आप अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए हमारे देश से यूज मत करो, आप अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट करो। लेकिन क्या उन्होंने कुछ सुनी ऐसी बात? मानी नहीं। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। जब से कॉलोनियल रूल की शुरुआत भारत में हुई थी तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न परंपरा वगैरह हमारे एक समाज का एक कोर पार्ट बन रही थी, या फिर उसके अंदर पेनिट्रेशन हो रहा था उसका, वेस्टर्न सभ्यता का। तो इन रिएक्शन टू द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन बड़े सारे जो लीडर्स थे, दे रियलाइज द लॉस ऑफ इंडियन कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी विच वॉज सबमर्जिंग इन टू द कॉलोनियल पैटर्न। मतलब बाहर से ये जो अपने तौर तरीके, खाने पीने का तरीका, बैठने का तरीका, जो सूट बूट ये पहनते हैं, जिस तरीके से भी ये कल्चर को हमारे अपने कल्चर को लिए लेकर आ रहे थे भारत के अंदर, इसकी वजह से हमारा कल्चर जो है वो डिग्रेड हो रहा था। ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ने देखा, माना और लोगों को समझाया। इस टाइम पर द डेवलपमेंट took place in an intellectual and moral dimension where a number of leaders like B.D. Chatterjee, Swami Vivekanand, Dayanand Saraswati, they emerged who portrayed the brighter side of the Indian culture and traditional past के हमें हमारे कल्चर पे गर्व करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अंग्रेजों के कल्चर को भी अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, हम इनसे भी कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं, तो हमें इंडियन कल्चर के साथ इनके कल्चर को भी मिक्स कर देना चाहिए। अब ये जो आइडियोलॉजी थी, इट रिमूव द मिथ ऑफ द वेस्टर्न सुपीरियरिटी, क्योंकि हम अपने कल्चर को भी सुपीरियर तरीके से पोर्ट्रे कर सके। ठीक है। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप। अभी तक जो है मॉडरेट जो है वो हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा शामिल नहीं कर सके थे अपने सपोर्ट बेस में। तो अभी तक उनकी जो एनर्जी थी बड़े सारे हिंदुस्तानियों की, स्पेशली यूथ की, इट वॉज अनटैप्ड। इसको एक्सट्रीमिस्ट ने सोचा कि हम इस एनर्जी को चैनलाइज करेंगे ऑन द राइट ट्रैक, उनको रास्ता दिखाकर। और मॉडरेट्स ने अभी तक उनको सिर्फ भटकाया, क्योंकि अब उनके साथ कभी एसोसिएट करना जाना ही नहीं। बंगाल का जब विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब होता है, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीज द एनर्जी ऑफ द मासेस थ्रू अ प्रॉपर प्लान्ड एंड चैनलाइज एजुटेशन। दिस रिजल्टेड इन द स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि किसी भी मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए एक सपोर्ट बेस तो बहुत बड़ा चाहिए, और वो जो सपोर्ट बेस है, वो जो बहुत बड़ा सा जो सपोर्ट बेस है, वो लोगों के सपोर्ट से ही आ सकता है। जब लोग वो आपके साथ एसोसिएट करना सीखें, और लोग आपका साथ कब देंगे? जब आप उनसे उनके लेवल पर जाकर बात करोगे। ठीक है। उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। जब हिंदुस्तानी जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वाइल इंडियंस वर स्ट्रगलिंग विद द कॉलोनियल एम्पायर, देयर वर कंट्रीज विच वर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। बड़े सारे इवेंट्स इस टाइम पर हुए यहाँ पर, लाइक जापान जो है वो एक इंडस्ट्रियल पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा था, एंड इट डिफीटेड रशिया इन द रूसो जापानीज वॉर इन 1905। उसके बाद इथोपिया, इट वॉज डिफीटेड बाई इटली, अनदर यूरोपियन कंट्री। बोयर वॉर जो हुए, यूरोपियंस अगेन सफर डिफीट। तो ये सब चीज़ों ने लोगों को प्रोत्साहन दिया कि
ये जो यूरोपियन कंट्रीज से अगर बाकी देश जो है वो आज़ादी पा पा रहे हैं, उनको हरा पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मतलब ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं? तो सच इवेंट्स ब्रोक द मिथ ऑफ वेस्टर्न सुपरिटी एंड इनविंसिबिलिटी कि इनको हरा ही नहीं जा सकता, ये तो सुप्रीम रूलर्स हैं। तो अलॉन्ग विद सच इवेंट्स बड़े सारी जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी, डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल जो चल रही थी टर्की के अंदर, इजिप्ट के अंदर, चाइना के अंदर, इसकी वजह से इंडियंस को कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर और इनको एक उम्मीद की रोशनी मिली। दे गॉट अ रे ऑफ होप टू स्टैंड अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर। उसके बाद एजुकेशन की ग्रोथ। 19th सेंचुरी के एंड में नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड इंक्रीज्ड। लार्ज नंबर ऑफ देम वर्कड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन एक्सट्रीमली लो सैलरीज, जबकि जो दूसरे जो थे वो बेरोजगारी का सामना कर रहे थे अपने जीवन में। लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इट मेड देम लुक क्रिटिकली एट द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल कि हम इतने टाइम से इनके साथ वफादारी करते हुए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इनकी मिलिट्री सर्विस का पार्ट है, इनकी पुलिस सर्विस का पार्ट है, इनका कहना मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई ग्रोथ ही नहीं है और बड़े सारे लोग तो है वो बेरोजगार हैं। तो बड़े सारे जो इनमें से जो लोग थे, दे वर अट्रैक्टेड बाय रेडिकल नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। जो एजुकेटेड इंडियंस जो थे, दे बिकेम द बेस्ट प्रोपोगेटर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। पढ़े लिखे लोग ही मतलब इस नेशनलिस्ट स्कूल, इस रेवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट को चला रहे थे, वही इस चीज़ को आगे पुश कर रहे थे, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाकर, इंस्टीट्यूशन बनाकर और लोगों के अंदर जागरूकता फैलवाकर। बिकॉज दे वर लो पेड और अनएम्प्लॉयड एंड बिकॉज दे वर एजुकेटेड इन द मॉडर्न थॉट इन पॉलिटिक्स। इनको ये पता था कि यूरोपियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, और अंग्रेज जो है वो हमें पागल ना बनाए कि हमारा खुद का कोई कल्चर नहीं है, हमारा खुद का कोई इतिहास नहीं है। इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को भी जिसने लीड करा ना, वो भी पढ़े लिखे लोग थे। जैसा कि आपको पता है, मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स क्या कर रहे थे? मॉडरेट्स क्या कर रहे थे? नहीं, प्रेयर्स एंड पिटीशन तो कर रहे थे मॉडरेट्स, लेकिन एक पढ़े लिखे लोगों का एक वो था, पार्ट था कि नहीं था? ठीक है। अब मॉडरेट्स की अप्रोच क्या थी कि हमें पहले लोगों को जागरूक करना है। वो अपने ऊपर एक मतलब एक लेकर चल रहे थे जिम्मेदारी कि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, हमें इनको रिक्वेस्ट कैसे करनी है। फिर याद है जैसे एक लंदन में भी जाकर एक एसोसिएशन बन गया था, तो दादा भाई नौरोजी जो लेकर गए थे कि हम यहीं से डायरेक्टली इनको पार्लियामेंट में पटिशन वगैरह भेज दिया करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट भी जो लोग हैं ना, जो शुरू शुरू में जो लीडर्स हैं, पढ़े लिखे लोगों का सेक्शन है, और अब ये जाकर लोगों को गाइड करना शुरू होंगे। ठीक है। उसके बाद existence of militant school of thought. So by the beginning of the 20th century, a group of nationalist leaders they had emerged who advocated a more militant approach to political work. इनकी जो militant approach थी, it was represented by leaders like राज नारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्ता, औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये बंगाल के अंदर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के अंदर, और लाला लाजपत राय पंजाब के अंदर। तो तिलक इमर्ज एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद अंग्रेजों की सही इंटेंशन इन लीडर्स ने पहचान ली थी। ऐसा इन लीडर्स का क्लेम था कि मॉडरेट्स तो कभी पहचान नहीं पाएंगे, वो तो बेवकूफ़ हैं, तुम करते रहो रिक्वेस्ट वगैरह इनसे, हमें इनकी रियल औकात पता लग गई है अंग्रेजों की। ऐसा इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का कहना था। कांग्रेस की जो डिमांड थी, द डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, दे वर नॉट फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ये मॉडरेट्स की अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। एंड लैक ऑफ फेथ डेवलप्ड अमंग द इंडियंस विद द आइडिया दैट ओनली इंडियंस कैन बेटर गवर्न द कंट्री, कि हिंदुस्तान हमारा है और वो हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, आगे चलकर ये वाली टेंडेंसी जो है वो जागरूक होगी, ये वाली थिंकिंग जागरूक होगी। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है और हिंदुस्तानी ही रूल करें अपने देश पर। Highly restrictive policies of the Britishers, they were also responsible for frustrating the aspirations of Indians. तो उन्होंने बोला कि हम इनको अब रिक्वेस्ट ही करेंगे, अब हम इनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे और धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट कॉज बाय वेरियस एक्ट्स। 1892 से लेकर 1905 तक, जब तक बंगाल का विभाजन नहीं होता है, 1905 में तो इन्होंने अति मचा दी थी बंगाल का विभाजन कर, लेकिन 1892 से 1905 तक बड़े सारे ये एक्ट्स लेकर आते हैं, जिसकी वजह से नेशनल लीडर्स को डिसअपॉइंटमेंट होती है इनसे, एंड इट मेड देम थिंक ऑफ मोर रेडिकल पॉलिटिक्स। जो नेशनलिस्ट थे उनको रियलाइज हो गया था, दे रियलाइज द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर राइट्स टू द इंडियंस, गवर्नमेंट वाज टेकिंग अवे इवन द एग्जिस्टिंग राइट्स। कैसे?
1897 की बात है. नाटू ब्रदर्स वर डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल एंड लोकमान्य तिलक एंड अदर न्यूज़पेपर एडिटर्स दे वर सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट. जैसा आपने देखा था 18-18 महीनों की जेल हो रही है इनको फॉर अराउजिंग द पीपल अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट. सेडिशन के चार्जेस लगने शुरू हो गए इनके ऊपर. 1898 में एक कानून पास करा गया था कि इफ यू इनसाइड फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द फॉरेन गवर्नमेंट तो वो एक गुनाह माना जाएगा. 1899 में द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कलकत्ता कॉर्पोरेशन दे वर रिड्यूस कि ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ला रहे हैं हमारे खिलाफ, लोगों को क्या कहते हैं जागरूक कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस पे इनके मेंबरशिप को कम कर दिया गया. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कर्व्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस. और 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट एंश्योर्ड ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज विच इट डिस्क्राइब्ड एज फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज. अंग्रेज ये वाला तरीका अपनाते रहते हैं. आपको पता ना, जो हिंदुस्तानी लोग मतलब इंडियंस जो अगर किसी स्कूल या यूनिवर्सिटीज वगैरह को चला रहे हैं तो अंग्रेज जो हैं उनको बैन कर देते थे, है ना. फिर कहते थे अगर तुम यहाँ से पास आउट हो हम तुम्हें जॉब वगैरह नहीं देंगे. एनसीईआरटी में भी मैंने बताया था और शायद आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी के अंदर भी देखा होगा. जब वो कहता ना भगत सिंह वगैरह सुखदेव के अगर ये दयाल बाबू अगर हमारे लिए ये कॉलेज नहीं खुलवाते तो दर दर की ठोकरें खाते. किसी स्कूल कॉलेज के अंदर दाखिला मुमकिन ही नहीं था क्योंकि वो ऐसे हिंदुस्तानी को करते ही नहीं थे कि जिनके ऊपर कोई आरोप लग चुके हो पहले भी बचपन में या फिर बड़े होकर भी कि हम इनको ये इनके ऊपर तो चार्जेस हैं कि इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर अटैक करा था. तो इंडियंस जो है अगर वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज स्कूल्स वगैरह खोलेंगे तो अंग्रेजों को जो है ये चीज़ पसंद नहीं आती थी और वो बैन भी कर देते थे कि अगर तुम यहाँ से पास आउट हो तो हम तुम्हें क्या कहते हैं जॉब वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ नहीं दे सकते. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे बंगाल के विभाजन की, पार्टीशन ऑफ बंगाल की. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.